हाय फ्रेंड्स, मैं प्रतीक पुरोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया, भारत की मौद्रिक नीति, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके एम्स क्या है, लक्ष्य क्या है, और मॉनेटरी पॉलिसी को इंडिया में कौन तय करता है, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में हमने उसका स्ट्रक्चर देखा, कैसे उसके मेंबर्स सेलेक्ट होते हैं उसको देखा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का क्या इन्फ्लेशन टारगेट है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का क्या इन्फ्लेशन टारगेट है, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में आए थे टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, किस तरह से आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करते हैं, मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, जिसके दो पार्ट हमने देखे थे, क्वांटिटेटिव टूल्स एंड क्वालिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स में हम लोगों ने देखा था सीआरआर दैट इज कैश रिजर्व रेशियो एंड एसएलआर दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब हम लोग उसे आगे डिस्कस करेंगे और सबसे पहले देखेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशंस। क्वांटिटेटिव टूल्स का ही पार्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। देखें, ओएमओ इज ए मेथड in which RBI buys and sells union and state government securities, bills and bonds in the open market to expand or contract the amount of money in the system or economy. इकोनॉमी में पैसे को बढ़ाना है या घटाना है, जो भी इकोनॉमी की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आरबीआई मार्केट में क्या करता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को, बॉन्ड्स को, ट्रेजरी बिल्स को आइदर परचेस करता है या सेल करता है। उसी को क्या कहा जाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहा जाता है। नेक्स्ट है एमएसएस, मार्केट स्टेबलाइजिंग स्कीम। इसमें क्या है, इन दिस आरबीआई सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स एंड कैश मैनेजमेंट बिल्स टू एब्जॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी इन द मार्केट। अगर मार्केट में जरूरत से ज्यादा पैसा हो जाए, जिसको हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं, ऐसी स्थिति में आरबीआई क्या करता है, मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए स्कीम लाए, दैट इज कॉल्ड एमएसएस, मार्केट स्टेबलाइजिंग स्कीम। इसके अंदर आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स एक्सेट्रा को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, लिक्विडिटी को, उन बिल्स वगैरह को बेचता है और बदले में कैश को एब्जॉर्ब कर लेता है, दैट इज कॉल्ड मार्केट स्टेबलाइजिंग स्कीम। नेक्स्ट आता है एलएएफ दैट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये क्या है, देखें, इट इज ए टूल यूज्ड बाय आरबीआई टू कंट्रोल शॉर्ट टर्म मनी सप्लाई। शॉर्ट टर्म में अगर मनी सप्लाई को बढ़ाना हो या घटाना हो, डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन इन द इकोनॉमी, तो आरबीआई किसका यूज लेता है, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब इसके आरबीआई के पास दो इंस्ट्रूमेंट्स है, एक कहलाता है रेपो रेट, रीपर्चेजिंग ऑप्शंस रेट, और दूसरा कहलाता है रिवर्स रेपो रेट। तो देखें, सबसे पहले रेपो रेट क्या है, इट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड्स लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स। आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन्स देता है बाय मॉर्टगेजिंग देयर डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल्स। इट इज आल्सो नोन एज रेडी फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस। बेसिकली बैंक्स को जब लोन चाहिए होता है शॉर्ट टर्म के लिए, कम टाइम के लिए, तो वो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई से लोन लेते हैं, दैट इज कॉल्ड रेपो रेट, रीपर्चेजिंग ऑप्शंस रेट। इसके अंदर डेट और रेट पहले से तय होती है, इतनी तारीख को पैसा वापस चुकाएंगे, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस चुकाएंगे कमर्शियल बैंक्स आरबीआई को। आरबीआई जो है, किसी ना किसी बेसिस पे आपको लोन मिलता है, कोई ना कोई चीज आपको कोलैटरल या मॉर्टगेज गिरवी रखनी पड़ेगी, तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो आरबीआई के पास जाते हैं, उनको गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, बिल्स, शेयर्स, ये सारे देते हैं आरबीआई को, और बदले में उसी अमाउंट में आरबीआई इनको क्या देता है, लोन देता है। उस लोन पे जो इंटरेस्ट लगाएगा आरबीआई, दैट विल बी कॉल्ड रेपो रेट, रीपर्चेजिंग ऑप्शंस रेट, और इसी रेपो रेट को इकोनॉमी में पॉलिसी रेट भी कहा जाता है। आप कभी भी न्यूज में, चाहे फाइनेंशियल न्यूज देखें, कोई न्यूज चैनल देखें, पेपर में पढ़ेंगे तो पॉलिसी रेट वर्ड लिखा आता है। पॉलिसी रेट का मतलब किसकी बात हो रही है, रेपो रेट की ही बात हो रही है। सेकेंड इंस्ट्रूमेंट है रिवर्स रेपो रेट, जस्ट रेपो रेट का उल्टा है। In this, the interest rate at which the RBI borrows from the commercial banks. रेपो रेट में क्या था, कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन ले रहे थे। रिवर्स रेपो में उल्टा है, आरबीआई क्या करता है, कमर्शियल बैंक से लोन लेता है जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, दैट विल बी कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट।
अब इनका यूज क्या है? तो नेचुरल सी बात है, बैंक्स आरबीआई से जो है वो लोन कब लेंगे? जब ज्यादा लोनिंग की जरूरत होगी मार्केट में, तो उस समय रेपो रेट काम आएगा। यानी कि अगर इकोनॉमी में आरबीआई पैसा इंजेक्ट करना चाहता है, यानी कि आरबीआई चाहता है बैंक लोन वगैरह ज्यादा दे, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़े, तो रेपो रेट को क्या कर दिया जाएगा? कम कर दिया जाएगा। अगर रेपो रेट कम हो जाएगी तो बैंक्स को आरबीआई से सस्ता लोन मिलेगा। अगर बैंक्स को सस्ता लोन मिलेगा तो वापस वो जनरल पब्लिक को भी सस्ता लोन देंगे, लोन सस्ता हो जाएगा तो मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी। वहीं अगर रेपो रेट को आरबीआई बढ़ा देता है तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, बैंक्स के लिए लोन महंगा हो जाएगा तो आम जनता के लिए भी लोन महंगा हो जाएगा। अल्टीमेटली इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगा। तो मनी सप्लाई को कब बढ़ाना है, कब घटाना होता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन इन द इकोनॉमी। अगर इन्फ्लेशन चल रहा है, यानी कि अगर महंगाई चल रही है, महंगाई का मतलब होता है मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा है, लिक्विडिटी हाई हो चुकी है, ऐसी स्थिति में आरबीआई को मार्केट से पैसा बाहर निकालना होता है। तो इस कंडीशन में आरबीआई चाहता है बैंक जो है वो कम लोन दे, तो आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा। और जस्ट उल्टा, अगर रिसेशन का टाइम आ चुका हो, यानी कि मंदी आ चुकी हो या आने वाली हो, तो ऐसी स्थिति में मार्केट में मनी को इंजेक्ट करना होता है, पैसा डालना होता है, आपको स्पेंडिंग्स बढ़ानी होती है, तो आरबीआई चाहता है ज्यादा लोनिंग हो। तो उस स्थिति में आरबीआई रेपो रेट को कम कर देता है, तो बैंक्स के लिए लोन सस्ता, लोगों के लिए भी लोन सस्ता और अल्टीमेटली लोनिंग बढ़ जाती है। तो इस तरीके से रेपो रेट यानी कि पॉलिसी रेट और रिवर्स रेपो रेट का यूज करके आरबीआई क्या करता है? आरबीआई मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, कम करना है या ज्यादा करना है उसके अकॉर्डिंग। फिर एक चीज आती है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ। ये क्या है? एमएसएफ इज अ रेट एट विच आरबीआई लेंड्स शॉर्ट टर्म लोन टू कमर्शियल बैंक्स फॉर मीटिंग देयर इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स। इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए कमर्शियल बैंक्स को जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई लोन देता है उसको क्या कहा जाता है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये यूजुअली 2 हफ्ते के लिए होता है। जो एमएसएफ है वो शॉर्ट ड्यूरेशन का है, अल्पकालीन ऋण है, और यूजुअली इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है? 14 डेज। इट इज जनरली गिवन फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ अ नाइट टू 14 डेज, 1 दिन से 14 दिन तक। यानी कि इतना कम टाइम पीरियड के लिए अगर बैंक्स को लोन चाहिए तो वो कौन सी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की रेट पे मिलेगा। अब देखें, रेपो रेट में भी हमने कहा था शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को भी मैंने बताया आप लोगों को कि शॉर्ट टर्म लोन है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखें, एमएसएफ लोन फैसिलिटी वाज क्रिएटेड फॉर कमर्शियल बैंक्स टू बोरो फ्रॉम आरबीआई इन इमरजेंसी कंडीशंस। एमएसएफ जो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसको इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था बिकॉज बैंक्स में अगर कभी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, यानी कि उनका इंटर बैंक लिक्विडिटी पूरी तरीके से खत्म हो जाए और ओवरनाइट इंटरेस्ट रेट्स में वॉलिटिलिटी हो जाए, रेट वगैरह चेंज हो जाए, तो फिर वो किसकी तरफ जाते हैं? एमएसएफ की तरफ जाते हैं। टू कर्ब दिस वॉलिटिलिटी आरबीआई अलाउड देम टू डिपॉजिट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड गेट मोर लिक्विडिटी फ्रॉम आरबीआई एट अ रेट हायर देन द रेपो रेट। हमेशा ध्यान रखा जाए, क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशन में यूज लिया जाना है, एमएसएफ को 1 दिन से 14 दिन के लिए होता है, तो इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक्स को चुकाना होगा आरबीआई को, वो रेपो रेट से ज्यादा होगा। क्लियर यहां तक? तो यही डिफरेंस है एमएसएफ और रेपो रेट में। एमएसएफ इमरजेंसी कंडीशंस के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है एंड एमएसएफ विल ऑलवेज बी हायर देन द रेपो रेट। रेपो रेट नॉर्मल डे टू डे फंक्शनिंग में जब बैंक्स को आरबीआई से लोन लेना हो तो रेपो रेट पे लेंगे, इमरजेंसी सिचुएशन में लेना हो तो एमएसएफ पे लेंगे। फिर एक आता है बैंक रेट। बैंक रेट क्या है? तो देखें, बैंक रेट इज द रेट विच इज फिक्स्ड बाय आरबीआई एट विच it rediscounts bills of exchange and government securities by the commercial banks. It is also known as the discount rate. अब ये क्या चीज है? एक तरीके से बैंक रेट को पेनल्टी रेट भी कहा जा सकता है। जो बैंक रेट होगा, मान लीजिए मार्केट में बैंक रेट 10% चल रहा है, 10% चल रहा है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ पेनल्टी भी लगता है, 10% तो बैंक रेट हो जाएगा, और मान लीजिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन है 2% इस पे पेनल्टी है, तो टोटल 12% रेट पे आपको लोन मिलेगा। क्या मतलब है इसका? जब कमर्शियल बैंक्स के सारे ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं लोन लेने के, रेपो रेट पे भी नहीं मिल रहा है उनको, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पे भी वो सारा ऑप्शंस नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह सब उनके पास खत्म हो चुकी है, तो लास्ट उनके पास जो ऑप्शन बचता है वो बचता है बैंक रेट के ऊपर लोन लेने। बैंक रेट पे जब बैंक्स लोन लेते हैं आरबीआई से,
तो कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह मोर्टगेज आपको नहीं करनी होती है, गिरवी नहीं रखनी होती है, बिकॉज ये लास्ट तरीका है आपके पास लोन लेने का। इसीलिए इसे पेनल्टी रेट भी कहा जाता है, क्योंकि बैंक्स लास्ट ऑप्शन को यूज कर रहे हैं तो बैंक रेट तो होगा ही, उसके ऊपर क्या लगेगा, कोई ना कोई पेनल्टी रेट भी लगता है। तो यही डिफरेंस है बैंक रेट में और बाकी दूसरी रेट्स में। इसे डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है। जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेसिकली प्रॉमिसरी नोट्स के जैसा होता है, एक पीस ऑफ पेपर है जिसके ऊपर जो दो लोगों के बीच डील हो रही है उनके बीच में वादा लिखा होता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे ये इंसान जिसने मुझसे सामान खरीदा है ये इस रेट पे इतने पैसे मुझे चुकाएगा। दैट इज कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो देखें, बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दैट एश्योर्स पेमेंट ऑफ मनी बाय द परचेजर टू द सेलर फॉर गुड्स परचेज्ड। आपने कहीं से कोई सामान खरीदा, बदले में उसे पैसे की जगह एक बिल ऑफ एक्सचेंज करके पेपर दे दिया जिसपे लिखा है कि इतने टाइम के बाद जब आप कहोगे या इस पर्टिकुलर टाइम के बाद मैं आपको इतना पैसा पे करूंगा। दैट इज कॉल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ध्यान रहे, बैंक रेट जो है उसे रीडिस्काउंटिंग रेट या फिर पेनल्टी रेट भी कहा जाता है। जब बैंक्स के पास सारे ऑप्शंस खत्म हो जाएं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी नहीं बचे, रेपो रेट पे ले नहीं सकते हो, एमएसएफ पे ले नहीं सकते हो, तो उनको किस पे लोन लेना होता है, बैंक रेट पे लेना होता है। बैंक रेट पे हमेशा कोई ना कोई पेनल्टी भी जरूर लगती है। अब क्वेश्चन आता है, रेपो रेट और बैंक रेट में क्या डिफरेंस है। तो देखें, रेपो रेट इज अ शॉर्ट टर्म मेजर। रेपो रेट बैंक रेट के कंपैरिजन में अल्पकालीन तरीका है लोन लेने का, व्हाइल बैंक रेट इज अ लॉन्ग टर्म मेजर। बैंक रेट पे जब भी बैंक्स लोन्स लेंगे तो वो लंबे टाइम के लिए लिया जाता है। यही डिफरेंस है रेपो रेट और बैंक रेट। एक नया टर्म आता है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑप्शंस, LTRO। तो व्हाट इज LTRO? It is a tool under which RBI provides 1 to 3 years money to banks at the prevailing repo rate। हमने कहा रेपो रेट वो रेट है जिसपे कमर्शियल बैंक्स RBI से लोन लेते हैं, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट मॉर्टगेजिंग देयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल्स एक्सेट्रा। रेपो रेट शॉर्ट टर्म रेट है, बट कुछ ऑप्शंस ऐसे आए हैं जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए भी रेपो रेट पर ही लोन ले सकते हो और उसे कहा जाता है LTRO, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। इसमें क्या है, कमर्शियल बैंक्स रेपो रेट जो चल रही है उसी के ऊपर RBI से लोन लेंगे, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा। और वो कितना टर्म है, 1 साल से 3 साल के लिए होगा। These LTROs are given through RBI's e-Kuber प्लेटफॉर्म। RBI ने एक प्लेटफॉर्म बना रखा है e-Kuber, का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक है, जहां पे LTRO का ऑप्शन जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो यूज कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट्स ऑन सच टूल्स आर सेम एज दी रेपो रेट, यानी कि वही ब्याज दर लगेगी जो रेपो रेट में लग रही है। अगर रेपो रेट 8% है तो LTRO में 8% पे आपको लॉन्ग टर्म लोन मिल जाएगा, अगर 10% है तो 10% पे मिल जाएगा। तो ये हैं सारे, ध्यान रखें, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तरीके और क्वांटिटेटिव टूल्स किसके, मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के। अब जैसे रेपो रेट है, RBI अगर चाहता है कि मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाए, यानी कि पैसा जो मार्केट में जा रहा है उसको कम कर दिया जाए, तो रेपो रेट को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। रेपो रेट इंक्रीज हो जाएगा तो बैंक्स के लिए लोन महंगा हो जाएगा, बैंक्स के लिए लोन महंगा हो जाएगा तो जनरल पब्लिक के लिए भी लोन महंगा हो जाएगा, और अल्टीमेटली धीरे धीरे मनी सप्लाई कम हो जाएगा। और मनी सप्लाई कब कम करना होता है, जब हमारी इकोनॉमी इन्फ्लेशन से जूझ रही हो, मुद्रास्फीति या महंगाई से जूझ रही हो। अगर RBI चाहे कि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाए, ऐसी स्थिति में रेपो रेट को कम कर दिया जाता है। रेपो रेट इज आल्सो नोन एज पॉलिसी रेट, इसे जरूर ध्यान रखें सभी लोग, इसी को पॉलिसी रेट भी कहा जाता है। तो रेपो रेट को कम करने से क्या होगा, जस्ट उल्टा, पैसा जो है वो लोन सस्ता हो जाएगा बैंक्स के लिए, और बैंक्स के लिए सस्ता हो जाएगा तो वो जनरल पब्लिक को भी सस्ता लोन देंगे। अगर लोन सस्ता मिलेगा तो ज्यादा लोग लोन लेंगे, ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी जो है मार्केट में आएगा, और अल्टीमेटली मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। मनी सप्लाई कब बढ़ाना होता है, जब इकोनॉमी रिसेशन में जा चुकी है या उसको रिसेशन से बाहर निकालना होता है, यानी कि मंदी से बाहर निकालना होता है। तो क्या स्थिति चल रही है इकोनॉमी में, उसके अकॉर्डिंग रेपो रेट्स को बढ़ाया या घटाया जाता है। इसे सभी लोग जरूर ध्यान रखें। ये तो हो गए क्वांटिटेटिव टूल्स। अब दूसरा तरीका आता है मॉनेटरी पॉलिसी का, क्वालिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव टूल्स में RBI जो है रेट्स वगैरह को चेंज नहीं करके कोई दूसरा तरीका है जिससे बैंक्स को क्या करता है, डायरेक्ट तरीका है जिससे बैंक्स को
एक तरीके से बताता है कि इकोनॉमी की ये स्थिति है, तुमको ये स्टेप्स लेने होंगे, हम तुमसे ये डिमांड कर रहे हैं या ये एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि तुम पर्टिकुलर सेक्टर में इतना लोन दोगे, पर्टिकुलर सेक्टर में इतना लोन नहीं दोगे। तो वो कहलाते हैं क्वालिटेटिव टूल्स। तो देखें इसके क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहला है क्रेडिट रैशनिंग। क्रेडिट का मतलब साख होता है, यानी कि लोन होता है नॉर्मल लैंग्वेज में। तो देखें, इन दिस आरबीआई कंट्रोल द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्रेडिट फ्लो टू अ सर्टेन सेक्टर। आरबीआई क्या करता है, तय कर देता है, बैंक्स को बोल देता है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में तुम्हारे जितना टोटल लोनिंग हो रहा है उसका इतना परसेंटेज से ज्यादा लोन नहीं दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक्स बैंक है, ठीक है, या सारे देश के बैंक्स हैं, उनको आरबीआई बोल देता है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो औद्योगिक क्षेत्र है, इसमें तुम जो टोटल लोन दे रहे हो तुम्हारा एक साल में, उसके 20% से ज्यादा लोनिंग नहीं हो सकती। अगर कोई बैंक 100 करोड़ का लोन दे रहा है एक साल में, तो आरबीआई अगर ये तय कर देगा यानी कि 20 करोड़ से ज्यादा का लोन वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को नहीं दे सकता है। वरना होता क्या है, ज्यादातर बैंक्स एक ही एक सेक्टर में सारे लोन देना शुरू कर देते हैं, बाकी सेक्टर्स में कैश क्रंच हो जाता है या कैपिटल क्रंच हो जाता है, वहां पे पैसा पूंजी जितनी चाहिए उतनी पहुंचती ही नहीं है। इसी को कहा जाता है क्रेडिट राशनिंग। आरबीआई में आल्सो में कंपल्सरी फॉर बैंक्स टू प्रोवाइड सर्टेन फ्रैक्शंस ऑफ देयर लोन्स टू सर्टेन सेक्टर सच एज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग अलग से टॉपिक को पढ़ेंगे, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट अभी के लिए ध्यान रखें, आरबीआई बैंक्स के लिए कंपल्सरी कर देता है कि तुम जितना लोन दे रहे हो उसका इतना पार्ट, इतना परसेंटेज तुमको कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में देना पड़ेगा। उन सेक्टर्स को क्या कहा जाता है, प्रायोरिटी सेक्टर्स, प्राथमिकता क्षेत्र, जैसे एग्रीकल्चर, एजुकेशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये सब प्रायोरिटी सेक्टर के एग्जांपल्स हैं। तो आरबीआई ने तय कर रखा है 40%, जैसे मान लीजिए कोई भी बैंक है उसको बोल रखा है तुम्हारा जितना टोटल लोनिंग हो रहा है एक साल में उसका 40% जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर्स में जाना जरूरी है। कम से कम, इससे ज्यादा जा सकता है बट कम से कम तुमको 40% वहां पे देना जरूरी है। ये भी किसका पार्ट है, क्रेडिट राशनिंग का पार्ट है। सेकंड तरीका क्या है क्वालिटेटिव टूल्स का, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल इज ए टूल इन द हैंड्स ऑफ आरबीआई टू रेस्ट्रिक्ट बैंक फाइनेंस अगेंस्ट सेंसिटिव कमोडिटीज। जो सेंसिटिव कमोडिटीज होती है, जो वॉलेटाइल होती है, उसमें जो है आरबीआई क्या करता है, बैंक्स को रेस्ट्रिक्ट कर देता है फाइनेंस के लिए, यानी कि लोन देने के लिए। ऐसी कमोडिटीज जो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो, जिनका कुछ पता नहीं चल रहा हो कि आने वाले फ्यूचर में उनका क्या होगा, एकदम से बढ़ेंगी, घटेंगी, ग्रो करेगा, या एकदम से वो जो सेक्टर है वो बंद हो जाएगा, उसमें मंदी आ जाएगी, ऐसी चीजों के लिए आरबीआई रेस्ट्रिक्ट कर देता है बैंक्स को कि आप इस फील्ड में ज्यादा लोन नहीं दोगे। दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट राशनिंग तो ओवरऑल हो जाएगा, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल आप कुछ सेक्टर्स को सेलेक्ट कर लोगे कि यहां पे आपको इससे ज्यादा लोन नहीं देना, या कम लोन देना, या लोन देना ही नहीं है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। नेक्स्ट आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। आरबीआई कैन प्रेस्क्राइब मार्जिन अगेंस्ट कोलेट्रल। ये क्या चीज है, जब भी बैंक से आप लोन लेने जाते हो या हम लोन लेने जाएंगे तो कुछ ना कुछ हमको कोलेट्रल रखना होता है। कोलेट्रल का मतलब है गिरवी रखना होता है, मॉर्टगेज रखना होता है। उसके अकॉर्डिंग आरबीआई क्या करता है, मार्जिन को सेट कर देता है सेफ्टी के लिए, खुद ने जो उन्होंने लोन दिया है उसके लिए, बैंक्स ताकि सेफ रहे उसके लिए आरबीआई मार्जिन रिक्वायरमेंट सेट कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई लोन लेने जा रहे हो और आपको 100 करोड़ का लोन चाहिए, या छोटा अमाउंट ले लेते हैं, मान लीजिए किसी को 1 करोड़ का लोन चाहिए बैंक के पास से, आरबीआई ने मार्जिन रिक्वायरमेंट सेट कर रखा है। तो बैंक्स क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप 1 करोड़ का लोन लेने जाओगे, आपने कोई चीज को गिरवी रखा, फॉर एग्जांपल आपने कोई जमीन के पेपर्स जो है उनको गिरवी रखा, और ये जमीन के पेपर्स की वैल्यू 1 करोड़ है, तो बैंक आपको 1 करोड़ की जगह हो सकता है 90 लाख का ही लोन देगा। ये 10 लाख जो कम दिया है, इस 10 लाख को आप लोग क्या कहोगे, मार्जिन रिक्वायरमेंट कहोगे। इतना मार्जिन आरबीआई ने बैंक्स को अलाउ किया है कि इतना मार्जिन आपको रखना है, सो दैट आपका जो लोन है वो कुछ हद तक सेफ रहे। तो कोलेट्रल, जो भी चीज गिरवी रखते हैं, उसके एक्चुअल मार्केट प्राइस में और जो उसके अगेंस्ट हमको लोन मिल रहा है उसके बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड मार्जिन। और मार्जिन रिक्वायरमेंट्स आरबीआई तय करता है, सभी बैंक्स को बोल के रखा है कि इतना आपको मार्जिन रखना है अपने लोन को सेफ रखने के लिए। तो ये सारे के सारे तरीके हैं किसके, क्वालिटेटिव टूल्स। इसके अलावा मॉरल सुएशन भी आता है, एक क्वालिटेटिव टूल है, दैट इज नोन एज मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन का मतलब क्या है, आरबीआई बैंक्स से रिक्वेस्ट करता है कुछ पर्टिकुलर
चीजों को फॉलो करने के लिए, कुछ नॉर्म्स को, गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए, जैसे वर्ड होता है ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस का मतलब है प्रॉपर बैकग्राउंड चेक्स। जिस इंसान को, जिस कंपनी को, जिस भी कॉर्पोरेट सेक्टर को बैंक्स लोन देने जा रहे हैं या लोन देना चाहते हैं, आरबीआई उनको बोलता है आप ड्यू डिलिजेंस अच्छे से करें, बैकग्राउंड चेक करें, इनका क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, पहले लोन ले रखा है या नहीं, कितने टाइम में चुकाया है, डिफॉल्ट तो नहीं किया, सारा कुछ। अगर बैंक्स आरबीआई की इस बात को नहीं माने और इग्नोर कर दें तो आरबीआई उस बैंक के ऊपर एक्शन ले सकता है, उनका लाइसेंस कैंसिल कर सकता है, कुछ टाइम के लिए उनकी लोनिंग को बैन किया जा सकता है, या जो भी आरबीआई को एक्शन सही लगेगा उसे लिया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव टूल। तो ध्यान रहे, मॉनेटरी पॉलिसी जो मौद्रिक नीति है उसके हमने दो टूल्स पढ़े हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा था क्वांटिटेटिव टूल और सेकंड हमने अभी पढ़ा है क्वालिटेटिव टूल। क्वांटिटेटिव टूल में एसएलआर, सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इन सबको हमने डिस्कस किया है कैसे रेट्स के थ्रू आरबीआई पैसे को कंट्रोल करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। और दूसरा क्वालिटेटिव टूल्स में आरबीआई कैसे बैंक्स को रेस्ट्रिक्ट कर देता है कुछ पर्टिकुलर सेक्टर में लोन देने से, या बैंक्स को एक तरीके से माननी पड़ती है आरबीआई की बात कि आप इस सेक्टर में ज्यादा लोन देंगे, एटलीस्ट इतना लोन देंगे, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को सेट रखेंगे और मॉरल सुएशन वगैरह। ध्यान रहे, मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली दो टाइप की हो सकती है। दे कैन आइदर बी एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंसरी का मतलब क्या होता है? ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी जिसमें आरबीआई मनी सप्लाई को बढ़ा देता है, यानी कि मार्केट में पैसे के फ्लो को आरबीआई अगर इंक्रीज कर दे, दैट विल बी नोन एज एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशन वर्ड से बना एक्सपेंसरी यानी कि विस्तार, और उसके लिए क्या किया जाएगा? रेपो रेट वगैरह को कम कर दिया जाएगा, तो वो एक्सपेंसरी मनी पॉलिसी कहलाएगा। आरबीआई का कोई भी स्टेप जो मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ा दे, दैट विल बी टर्म्ड एज एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी। और जस्ट ऑपोजिट, अगर आरबीआई का कोई भी स्टेप जो मार्केट में मनी सप्लाई को कम कर दे तो उसे हम कॉन्ट्रैक्टरी मनी पॉलिसी कहेंगे। उसमें क्या होता है? रेपो रेट और दूसरे रेट्स को आरबीआई क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है, तो मार्केट में पैसा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये था मॉनेटरी पॉलिसी के एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एंड अल्टीमेटली द टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। धन्यवाद, थैंक यू आप सभी का। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।